नमस्ते बच्चों, हमने पिछली कक्षा में लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त किया था और वह व्यंजक हमने निकाला था L बराबर म्यू कैपिटल N स्क्वायर A अपॉन L। तो हमने लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, जिसे हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर म्यू N स्क्वायर A अपॉन L की स्थापना की थी। अब यदि हम देखें कि लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व किन किन बातों पर यदि निर्भर करता है, तो हम देखें स्वप्रेरकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला यदि हम देखें कि यहाँ पे देखिए ए जो है वह क्या है, क्षेत्रफल है। तो जो स्वप्रेरकत्व है L वह परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अर्थात त्रिज्या पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो पहला हम लिखेंगे कि परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से तात्पर्य यहाँ पे त्रिज्या पर है। जैसे जैसे हम क्षेत्रफल या त्रिज्या का मान हम बढ़ाते जाएंगे, स्वप्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम लिखें कि परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अर्थात त्रिज्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। दूसरा हम देखें तो दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल N जो कि क्या है, फेरों की संख्या है। तो दूसरा हम कहेंगे कि फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा हुआ फेरों की संख्या पे। तीसरा यदि हम देखें तो बटे में देखिए यहाँ पे L है, स्मॉल l। हमने परिनालिका की लंबाई को L लिया था, तो स्मॉल l जो है वह है परिनालिका की लंबाई। तो तीसरा कहेंगे कि स्वप्रेरकत्व जो है परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करेगा। अब परिनालिका की लंबाई यदि हम बढ़ाएं तो स्वप्रेरकत्व का मान, अब देखिए ये जो स्मॉल l वाली राशि है वह हर में है। तो हर में होने के कारण यदि हम इस मान को बढ़ाते हैं, L के मान को यदि हम बढ़ाते हैं, तो L के मान में क्या होगी, कमी आएगी। तो हम कहेंगे कि परिनालिका की लंबाई बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व कम हो जाता है। यदि अंश में राशि है, अंश में यदि राशि है उनको हम बढ़ाएं तो
मान जो है बढ़ता है, और हर में यदि राशि है उसको यदि हम बढ़ाएं तो मान में क्या होती है, कमी आती है। तो इस प्रकार से तीसरा परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करेगा। और चौथा यदि हम देखें तो यहाँ पे म्यू है, तो म्यू अर्थात चुंबकशीलता, तो परिनालिका हम लिखेंगे चौथा परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता पर, अब देखिए यह राशि अंश में है तो हम चुंबकशीलता को बढ़ाएं या चुंबकशीलता अधिक करें, तो चुंबकशीलता यदि अधिक होगी क्रोड की तो स्वप्रेरकत्व का मान क्या होगा, अंश में है तो हम क्या कहेंगे, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से लंबी परिनालिका के लिए जो स्वप्रेरकत्व है वह 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। दूसरा, फेरों की संख्या पर, यदि आप फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। तीसरा, परिनालिका की लंबाई पर, लंबाई आप बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। और चौथा, परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता पर, यदि चुंबकशीलता अधिक है तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। अब ये हमारा जो समीकरण जो प्राप्त हुआ था, इसे हम यहाँ पे म्यू जो है वह क्रोड की चुंबकशीलता है, इसे हम और अन्य प्रकार से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं L बराबर म्यू जीरो, यदि हम ले वायु या निर्वात के लिए तो हम लिखेंगे म्यू जीरो n वर्ग। अब ये चूंकि क्या है, क्षेत्रफल है, तो हमने लंबी परिनालिका ली थी, परिनालिका का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्या चूंकि r है तो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बटे अपॉन में है L, तो हम लिखेंगे L। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि आपको त्रिज्या दी गई है, फेरों की संख्या दी गई है, L का मान दिया गया है, तो आप कैपिटल L स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र को हम इस सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। म्यू के स्थान पे म्यू जीरो, n फेरों की संख्या है, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मान हम रखें पाई r स्क्वायर, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक और स्वप्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम प्रेरकत्व हमें दिया गया है और उसे हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में यदि संयोजन करें तो उसके लिए व्यंजक हम निर्मित करेंगे। तो आइए हम अध्ययन करें श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व। श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व। श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व। अब आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है।
आप जानते हैं कि यदि 3 विद्यार्थी हैं, हमने यहाँ जैसे 3 विद्यार्थी लिया है, ये पहला विद्यार्थी, ये दूसरा विद्यार्थी, ये तीसरा विद्यार्थी। तो 3 जो विद्यार्थी हैं, इनके यदि ये पहला विद्यार्थी है, इसका 2 हाथ है, ये पहला हाथ, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। तो 3 विद्यार्थी हैं। यदि पहले विद्यार्थी के दूसरे हाथ को दूसरे विद्यार्थी के पहले हाथ के साथ जोड़ दिया जाए और दूसरा विद्यार्थी का जो दूसरा हाथ है उसे तीसरे विद्यार्थी के पहले हाथ से हम जोड़ दें, तो इस प्रकार से एक क्या हो गई, श्रृंखला बन गई। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व हम L लेते हैं, तो L का हम संकेत यदि देखें तो इस प्रकार से होता है। तो ये पहला हमारा प्रेरकत्व है, दूसरा प्रेरकत्व, तीसरा प्रेरकत्व। तो इस प्रकार से यदि हम 3 प्रेरकत्व लें, पहला प्रेरकत्व का नाम यदि हम दें L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3, तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से हमने इनका संयोजन किया है। ये पहला प्रेरकत्व मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए, तो तीनों का हमने समायोजन ठीक इसी प्रकार से किया है और 2 इनके सिरे हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम में क्या हुआ, स्वप्रेरकत्व कहलाएगा। अब यदि हम इसे सेल से जोड़ दें, धन और ये हो गया ऋण, तो सेल से हम जोड़ें, साथ में एक कुंजी प्लग लगा दें और दूसरे उससे हम जोड़ देते हैं, तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा और धारा का जो प्रवाह है माना कि I है। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए चित्र का निर्माण किया। अब हम इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लो L1, L2, L3 स्वप्रेरकत्व की 3 कुंडलियां, 3 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तीनों हमने कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उसे हम लिखे। उसमें से होकर धारा, उसमें से होकर धारा, हम धारा ले रहे हैं I, तो उसमें से होकर धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तब अब प्रवाहित हो रही है तो पहली कुंडली जो कि L1 है, उस पे यदि हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें, पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो आप जानते हैं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पहली कुंडली है L1, तो हम पहली कुंडली के लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स माने यदि कितना है, फाई 1 है। पहला कुंडली है इसलिए हम यहाँ 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। फाई 1 बराबर पहली कुंडली में है प्रेरकत्व L1 और बहने वाली धारा कितनी है, I, तो फाई 1 बराबर L1 I।
तो इस प्रकार से पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने निकाला φ1 बराबर L1I। उसी प्रकार से दूसरी कुंडली से हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब चूंकि हम दूसरा कुंडली प्रयोग में ला रहे हैं तो उसे हम दर्शाएंगे φ2 से। अब देखिए हमारी जो दूसरी कुंडली है उस पे स्वप्रेरकत्व का मान है L2, बहने वाली धारा I है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर L2I होगा। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली के लिए हम निकालें तो हम लिखेंगे तीसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब ये हो जाएगा तीसरा कुंडली है तो हम क्या लिखेंगे φ3 बराबर, अब तीसरी कुंडली पर है L3, बहने वाली धारा कितनी है I, तो हम लिखेंगे φ3 बराबर L3I। तो इस प्रकार से हमने पहली कुंडली के लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला, दूसरी कुंडली के लिए निकाला और तीसरी कुंडली के लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने ज्ञात किया। अब ये हमने संयोजन बनाया है। यदि हम तीनों कुंडलियों को जोड़ें तो तुल्य जो स्वप्रेरकत्व है अर्थात कुल स्वप्रेरकत्व का मान यदि L हो तो हम लिखेंगे यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रेरकत्व कहेंगे हम, प्रतिरोध नहीं कहेंगे, तुल्य प्रेरकत्व, हम यहाँ प्रेरकत्व ले रहे हैं। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, कैपिटल L हो, तथा संयोजन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, हम फाई से दर्शाते हैं हो, तो आप जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है कि फाई बराबर होता है L इंटू आई। ये हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है L इंटू आई के। अब फाई जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। अब यदि हम इस संयोजन में हम कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि हम निकालें तो हम लिखेंगे किंतु फाई जो है वह तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, φ1 धन φ2 धन φ3। तो जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है तीनों कुंडलियों के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम देखें कि φ1 का मान हमने निकाला है L1I, φ2 का मान निकाला है L2I, φ3 का मान निकाला है L3I। इन मानों को इस समीकरण में रखने पर, और हमने फाई का मान क्या निकाला है, L इंटू आई। तो इन मानों को अब हम यहाँ रखते हैं, तो फाई के स्थान पे Li, φ1 का L1I, φ2 का L2I, φ3 का L3I। तो इस प्रकार से हमने जो मान निकाला उसे यहाँ पे रखा। अब इसे हम हल करते हैं। Li बराबर, देखिए इस पद में भी I है, इस पद में भी I है, इस पद में भी I है। तीनों से हम I उभयनिष्ठ लें तो I उभयनिष्ठ लेने पर पहले पद में L1, दूसरे पद में L2 और तीसरे पद में L3 शेष रह जाएगा।
I1 I और I दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो L बराबर L1 धन L2 धन L3 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से यही श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए हम व्यंजक कहेंगे। और यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें तो समीकरण 1 इसे हम नाम दे दिए। तो अब आपने जब श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व का संयोजन किया तो आप देखेंगे कि L क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग जो स्वप्रेरकत्व है, अर्थात हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन का, श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य जो प्रेरकत्व है वह संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल, सभी का योग हो रहा है तो हम कहेंगे संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व L उन संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल, यहाँ पे योग हो रहा है तो योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसी प्रकार से और बहुत सारे L1 L2 L3 L4 L5 बहुत सारे हम स्वप्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, n पदों तक यदि हम जोड़ दें तो n पदों के लिए हम स्वप्रेरकत्व का मान लिखेंगे L बराबर L1 धन L2 धन L3 धन डेश 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 Ln। तो इस प्रकार से यदि n पद तक हम लेते हैं तो स्वप्रेरकत्व L का मान N1 L1 धन L2 धन L3 धन डैश डैश बाकी पद और लास्ट अंतिम पद जो होगा वह Ln होगा। तो n पदों के लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये n पदों के लिए हुआ। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व आप याद रखिएगा L बराबर L1 धन L2 धन L3 होता है। हमने यहाँ पे 3 स्वप्रेरकत्व लिया तो तीनों का योग, 4 लेंगे तो चारों का योग, n पद लेंगे तो n पदों तक का योग हम प्रयोग में लाएंगे। श्रेणी क्रम में स्वप्रेरकत्व के पश्चात अब हम समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व का अध्ययन करते हैं। समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व। अब समांतर क्रम में हमको जोड़ना है तो हम समांतर क्रम आप जानते हैं, यदि 3 विद्यार्थी हैं
अब ये तीनों एक दूसरे के सामने यदि खड़े हैं, ये इसका पहला हाथ, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, तो इनके यदि हाथों को हम, पहले हाथ को इस दूसरे विद्यार्थी के पहले हाथ से और दूसरे विद्यार्थी का पहला हाथ तीसरे विद्यार्थी के पहले हाथ से हम जोड़ दें, उसी प्रकार से दूसरे हाथ को हम जोड़ दें आपस में, तो इस प्रकार से ये पहला विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी और ये तीसरा विद्यार्थी, तीनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे। तो समांतर क्रम में हम स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो यदि हम स्वप्रेरकत्व को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो ठीक इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। पहला हम स्वप्रेरकत्व, ये हमारा पहला स्वप्रेरकत्व है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस प्रकार से तीनों स्वप्रेरकत्व इन तीनों विद्यार्थियों के जैसे हैं। अब मान लीजिए ये इनके हाथ हैं, तो आप इन्हें इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो ये जो संयोजन हुआ यह कहलाएगा समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व का संयोजन। अब इनके बीच हम एक सेल लगा दें, धन ऋण, और एक कुंजी लगा दें, तो परिपथ में जैसे ही आप कुंजी में प्लग लगाएंगे, परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब ये धारा का जो प्रवाह है वह इस बिंदु पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन क्या है, स्वप्रेरकत्व है। पहले का मान यदि L1 है, दूसरे का L2 है, तीसरे का L3 है, तो जो धारा I है इस बिंदु पे पहुँचने के पश्चात तीन भागों में विभक्त हो जाएगा। L1 की ओर माना कि धारा I1, L2 पे धारा I2 और L3 पे धारा I3 प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे जो धारा I है वह तीन भागों में बट गई, I1, I2, I3। यदि हम मुख्य धारा कहें, मुख्य धारा I तीनों धाराओं का क्या होगी, योग होगी। I बराबर I1 धन I2 धन I3 होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए हमने चित्र बनाया। अब इसके लिए व्यंजक की हम स्थापना करते हैं। हम लिखेंगे कि मान लो L1, L2, L3 स्वप्रेरकत्व की तीन कुंडली, यहाँ पे हम स्वप्रेरकत्व की तीन कुंडलियाँ ले रहे हैं। तीन कुंडलियाँ किस क्रम में जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ी गई है। मुख्य धारा जो कि क्या है, I है, तो मुख्य धारा I में हम देख रहे हैं कि I1, I2 और I3 जो मान है L1, L2, L3 स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली, स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों से होकर प्रवाहित होती है।
हमने लिखा अतः ये जो धारा है वह 3 भागों में विभक्त हो रही है, तो कुल धारा जो I है, I बराबर हम कहेंगे I1 धन I2 धन I3 की जो मुख्य धारा है वह तीनों धाराओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि हम जानते हैं कि धारा का समय के सापेक्ष यदि हम लेते हैं तो हम लिखेंगे di/dt बराबर I1 है तो हम लिखेंगे di1 बटे dt, di2 बटे dt और धन di3 बटे dt। इस प्रकार से इसे हम समीकरण 1 नाम दें तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों जो कुंडलियाँ हैं वह समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। समांतर क्रम में जुड़ी हुई होने के कारण प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है जिसे आप E से प्रदर्शित करते हैं, तीनों कुंडलियों में क्या होगी, एक समान होगी। तो हम कहेंगे कि तीनों कुंडलियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल तीनों कुंडलियों के लिए समान होगा। तो तीनों समांतर में हैं, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल तीनों कुंडलियों में एक समान होगा। तो एक समान यदि होगा तो हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर हमने व्यंजक दिया था ऋण L1, पहली कुंडली के लिए यदि हम निकालें तो ऋण L1 di1 बटे dt कहलाएगा, क्योंकि बहने वाली धारा I1 है, स्वप्रेरकत्व का मान L1 है। तो विद्युत वाहक बल E बराबर ऋण L1 di1 बटे dt। दूसरी कुंडली के लिए लेंगे तो ऋण L2 di2 बटे dt। उसी प्रकार से तीसरे यदि हम कुंडली के लिए लेंगे तो ऋण L3 di3 बटे dt। तो तीनों जो है आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए हम तीनों के बीच बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे। अब यदि हम देखें कि E बराबर क्या है, ऋण L1 di1 बटे dt, इससे यदि हम di1 बटे dt का मान निकालें, इसका मान हमको निकालना है तो L1 को हमको नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे di1 बटे dt बराबर, अब ये ऋण चिन्ह इधर आ जाएगा, ऋण E बटे हो जाएगा L1। इसी प्रकार से यदि हम di2 बटे dt का मान निकालें, di2 बटे dt, तो देखिए E है, इस पार ऋण चिन्ह इधर ले आए और L2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो ऋण E बटे L2 मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ से हम मान निकालें di3 बटे dt का, तो ये ऋण इस बार आके ये ऋण E हो गया और बटे में कौन चला जाएगा, L3। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण से ये दोनों को लेकर ये मान हम निकालेंगे di1 बटे dt का, फिर इस E और इस पद को लेकर
di2/dt का मान और E बराबर ऋण L3 di3/dt को लेकर हम di3/dt का मान निकालें तो इस प्रकार से ऋण E/L1 ऋण E/L2 और ऋण E/L3 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम तीनों का संयोजन किए हैं तो तीनों का संयोजन करने पर कुल जो स्वप्रेरकत्व है यदि उसका मान क्या हो, L हो, तो लिखेंगे यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का तुल्य स्वप्रेरकत्व कहेंगे क्या हो, कैपिटल L हो, स्वप्रेरकत्व कैपिटल L हो तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है, कैपिटल L है। तो हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं, जानते हैं सूत्र E बराबर ऋण L di/dt, हमने ये पढ़ा है। अब इसमें यदि हम di/dt का मान निकालें तो क्या आएगा, di/dt का मान निकालें तो ऋण चिन्ह इधर आ जाएगा, ये हो गया ऋण E/L कहाँ चला जाएगा, नीचे में, तो di/dt का मान हमें मिलेगा ऋण E/L। अब हमने जो समीकरण 1 लिया है, समीकरण 1 है di/dt, इसमें हम मान रखें तो हमने मान निकाला है di/dt का मान, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में मान रखने पर हम देखेंगे कि di/dt का मान कितना है, ऋण E/L बराबर, अब देखिए हमको रखना है di1/dt का मान, वो हमने निकाला है ऋण E/L1, तो हम रखेंगे ऋण E/L1 फिर धन di2/dt, इसका भी मान हमने निकाला है ऋण E/L2 और फिर धन तीसरा पद है di3/dt, इसका भी मान हमने निकाला है ऋण E/L3। इस प्रकार से हम समीकरण 1 में इन मानों को रख दिए। रखने के पश्चात अब आप देखें कि तो समीकरण 1 में हमने मान रखा, ये हमारा समीकरण 1 है। अब वहाँ हम देखें तो जो बाएं पद में यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, E आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ऋण E आप उभयनिष्ठ ले लीजिए तो आपके पास बचेगा वहाँ पे 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3। ये दोनों राशि आपस में कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 1/L बराबर 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए यदि हमने व्यंजक निकाला तो वह हमें प्राप्त हुआ 1/L बराबर 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 का निर्माण किया। उस समीकरण के लिए हमने di/dt का मान di1/dt, di2/dt, di3/dt का मान हमने निकाला और उस मान को इस समीकरण 1 में रखा। रखने पर समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए हमें व्यंजक प्राप्त हुआ। अब यदि हम कहेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर जो स्वप्रेरकत्व है वह कुंडलियों के जो अलग अलग कुंडली हैं उनका
जो स्वप्रेरकत्व का जो मान है उन सभी के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम उसे शब्दों में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अतः समांतर क्रम में जुड़े स्वप्रेरकत्व तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं स्वप्रेरकत्व के तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम। तो जो ये स्वप्रेरकत्व है वो 1/, के नीचे आ रहा है। तो कोई भी राशि 1/, में होती है तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम कहेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े स्वप्रेरकत्व के तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम अर्थात 1/, जो L है वह प्रत्येक स्वप्रेरकत्व, या हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रत्येक क्या है, कुंडली। तो प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व, प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के, अब ये भी बटे में है तो बटे में है तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रम के व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम होने के पश्चात क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, योगफल। तो प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बीच में लगा है बराबर, तो योगफल के बराबर होता है। तो इसे हम शब्दों में लिखें तो समांतर क्रम में जुड़े स्वप्रेरकत्व का तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम 1/L। प्रत्येक कुंडली के अलग अलग जो कुंडलियां हैं L1, L2, L3 के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम अर्थात 1/L1, 1/L2, 1/L3 के योगफल, ये योगफल हो रहा है के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को हमने यहाँ पे शब्दों में लिखा है। अब यहाँ पे हमने L1, L2, L3 तीन कुंडली के स्वप्रेरकत्व लिए थे, तो हमें तीनों का योगफल का व्युत्क्रम प्राप्त हुआ, तीनों का हम व्युत्क्रम और उनका योगफल प्राप्त हुआ। और ऐसे यदि बहुत सारे होंगे, पहला यदि L1, दूसरा L2, L3, L4, L5, L6, L7 सभी आपस में यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं और यदि हम n पद तक जाएं तो हम कैसे लिखेंगे, n पदों तक यदि हम लें तो व्यापक रूप में यदि हम लिखें, व्यापक रूप में यदि हम लें तो 1/L बराबर हम लिखेंगे 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3 डैश 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 बीच के पद, और लास्ट में यदि nवां पद हो तो 1/ क्या होगा, Ln। तो व्यापक रूप में यदि हम लिखें, बहुत सारे यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/L बराबर 1/L1 धन 1/L2 धन इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और यही समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए ये व्यंजक है। यदि n पद हो तो इस प्रकार से हम उसे जोड़ेंगे। यदि 2 पद हैं तो आप लिखेंगे 1/L बराबर 1/L1 धन 1/L2। 3 यदि हैं तो 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3। 4 यदि आपको दिए गए हैं तो 1/L1 धन 1/L2 धन 1/L3 धन 1/L4। इस प्रकार से आपको यदि मान पता हो, L1, L2, L3 का मान पता हो तो आप L का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक याद रखिएगा
कि जितने भी हैं उन सभी का व्युत्क्रम और उनका योगफल करना है। तो इस प्रकार से हमने समांतर क्रम में स्वप्रेरकत्व का अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम अन्योन्य प्रेरण के बारे में देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण हम देखें तो दो कुंडली हम लेते हैं और ये पहली कुंडली है P, जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे। इनके सिरों के मध्य हम एक कुंजी लगा दें और साथ में एक बैटरी लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से हमने एक बैटरी यहाँ पे लगाया। अब इनके पास एक और हम कुंडली लें और उनके सिरों के मध्य एक धारामापी लगा दें G। तो ये S ये कहलाएगी द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली आपस में पास में है। तो जब किसी भी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इस कुंडली से जब हम बैटरी में यदि हम कुंजी प्लग को लगाएंगे तो यहाँ पे प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस जो प्राथमिक कुंडली है इसके धारा के मान में क्या होता है? परिवर्तन किया जाता है। तो इसके पास में स्थित जो दूसरी कुंडली है इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, आपने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, तो इसमें जो गुजरने वाला है चुंबकीय फ्लक्स है इसके भी मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अतः उस कुंडली, ये जो कुंडली है इसमें क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसे धारा मापी G के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जो प्राथमिक कुंडली है इनके सिरों के मध्य हम यदि कुंजी प्लग लगाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, जिससे पास स्थित दूसरी जो कुंडली है द्वितीयक कुंडली, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। फलतः यहाँ पे क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस घटना को ही क्या कहते हैं? हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन अगली कक्षा में हम करेंगे। धन्यवाद।